जरा सोचिए, कोई सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि 300 भारतीय किसी और देश में फंसे हुए हैं, उनकी जान खतरे में है। और तब इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्लेन C-17 उड़ान भरता है, वो भी म्यांमार की जमीन पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी वायुसेना को एक और देश में जाकर अपने लोगों को निकालना पड़ा? कौन है वो लोग जो भारत के खिलाफ वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं? और क्या वाकई म्यांमार का एक हिस्सा भारत का नया राज्य बन सकता है? आइए इस कहानी की पूरी थ्रिलिंग आपको समझाता हूँ। म्यांमार कोई नया देश नहीं है हमारे लिए, ये भारत का इतना पुराना पड़ोसी है कि कभी ये खुद भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय बदला, अंग्रेजों का राज आया, फिर बंटवारे हुए और म्यांमार अलग देश बन गया। अगर एक चीज नहीं बदली और वो है तो भारत और म्यांमार के बीच का 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, जो आज भी 4 भारतीय राज्यों अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से जुड़ा है। लेकिन ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि साल 2021 में म्यांमार की सरकार को सेना ने पलट दिया। इसे कहते हैं तख्ता पलट। और इसके बाद वहां अराजकता फैल गई, सरकार गायब और कानून भी गायब, और इसी अंधेरे में शुरू हुआ खतरनाक खेल। म्यांमार के अंदर कई जातियां रहती है, उनमें से एक है चीन जनजाति। इस तख्ता पलट के बाद उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। हालत ऐसी हो गई कि 40,000 से भी ज्यादा चीन लोग म्यांमार छोड़कर भारत के मिजोरम में शरण लेने लगे, और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। और इतने लोगों का यूं आना भारत के लिए सिरदर्द बन गया। म्यांमार और भारत के बीच बॉर्डर पर पहले कोई कड़ी निगरानी नहीं थी। जैसे कि ऐसा समझिए कि बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर तक लोग आराम से आते जाते थे, लेकिन हालात बिगड़ते थे। भारत ने इसे घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया और बॉर्डर पर कटीले तार यानी टेसिंग लगाने का फैसला लिया। वहीं इसी बीच कुछ ऐसे भारतीय जिनके पास अच्छी हिंदी थी, उन्हें म्यांमार के स्कैम सेंटर्स में ले जाया गया। उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, कभी थाईलैंड के रास्ते तो कभी सीधे म्यांमार के गुप्त रास्तों से। लेकिन वहां पहुंचते ही क्या हुआ, उन्हें कमरों में बंद कर लिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वे कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन ठगी करें, खासकर भारत के हिंदी बोलने वाले राज्यों के लोगों को टारगेट करके। और इसका मास्टरमाइंड था चाइना। ये स्कैम सेंटर्स बाहर से कंप्यूटर क्लास की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर से थे ये क्रिमिनल मनी मशीन। अब इसकी भनक भारत की खुफिया एजेंसी को लग जाती है और फिर भारत का एक्शन शुरू हो जाता है। 10 मार्च 2025 इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन म्यांमार भेजा, और वहां भारत की खुफिया एजेंसी ने एक एक भारतीयों को ढूंढा और पहचान की गई, और 300 से ज्यादा भारतीयों को वहां से छुड़ाकर वापस भारत लाया गया। अब आप सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है दूसरे देश की जमीन पर जाकर अपने नागरिकों को लाना, वो भी चुपचाप। ये सिर्फ भारत जैसे देश की ताकत दिखाता है। हम में से कई लोग उनमें से भूखे थे, डरे हुए थे, मानसिक रूप से टूट चुके थे। उन्हें जबरदस्ती स्कैम करवाया गया, पीटा गया, उन्हें कमरों में रखा गया और कहा गया कि इतने दिन में इतने लाख रुपए जुटाओ वरना तुम्हारा खाना बंद, और उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। अब ये पूरा मामला चाइना के सीक्रेट एजेंट्स द्वारा ऑपरेट हो रहा था। अरबों डॉलर का कारोबार चल रहा था म्यांमार के इन ठग सेंटर्स में, जहां हजारों विदेशी लोग खासकर इंडिया, नेपाल, चाइना, फिलीपींस जैसे देशों से म्यांमार में फंस गए थे। लेकिन अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या म्यांमार भारत का हिस्सा बन पाएगा, और क्या इन स्कैम फंसे भारतीयों को माफ किया जाना चाहिए या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। आइए अब जियोपॉलिटिक्स की नेक्स्ट अपडेट में बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ दुनिया भर पर ठोक दिए। आप सोचिए, अगर हमारे देश का सामान दूसरे देश में 27% महंगा कर दिया जाए तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा, हमारा या उनका? जब ये काम करता है अमेरिका जैसा ताकतवर देश, तो सवाल उठते हैं कि क्या ये कोई चाल है? क्या अमेरिका भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तभी रूस से आती है एक बड़ी खबर। पुतिन ने भारत की खुलकर तारीफ करी और कहा हम भारत में बड़ा निवेश करने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को झटका दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें मौका दे रहा है रसिया। आपको पता होगा कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, मतलब जितना टैक्स तुम हमारे सामान पर लगाते हो उतना ही हम तुम्हारे सामान पर लगाएंगे। और इसी को कैलकुलेट कर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 27% का भारी टैक्स। और इसका सीधा असर यह है कि भारत के बने सामान जो भी है, जैसे कि जिसमें टेक्सटाइल आते हैं, मेडिसिन आते हैं, स्टील आते हैं, गहने आते हैं, अमेरिका में अब वो महंगे हो जाएंगे 27% तक। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे ऑब्वियसली बात है कि हमारे व्यापार को झटका लग सकता है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि भारत उनकी कंपनियों को अपने देश में काम करने नहीं देता है, इसलिए वो नाराज है। अब सोचिए, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार है 131 अरब डॉलर का। इसमें से बहुत सारा माल हम अमेरिका को भेजते हैं। अगर वहां दाम बढ़ गए तो भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया की जोरदार तारीफ कर दी। इसी मोमेंट पर उन्होंने कहा भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह है। रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोज
रोजनेफ्ट ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है और पुतिन का कहना है कि अब हम भारत में ही फैक्ट्री बनाएंगे, भारत के साथ मिलकर डिफेंस, फार्मा और एनर्जी में काम करेंगे। मतलब साफ है, भारत अब अमेरिका पर कम और रूस जैसे भरोसेमंद देशों पर ज्यादा निर्भर रहेगा। अब भारत को मिलेगा सस्ता तेल, गैस और तकनीक जिसमें हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। मेक इन इंडिया को तगड़ा बूस्ट मिलेगा और ये तो बस शुरुआत है। भारत अब यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जैसे इलाकों में व्यापार बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार कह चुकी है कि हम नए मौके तलाश रहे हैं और जल्दी जवाब भी देंगे। लेकिन क्या अमेरिका कोई फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। भारत से अमेरिका की सबसे ज्यादा मिलती है दवाइयाँ, इंजीनियरिंग के सामान और IT सर्विसेज। अगर भारत ने इनके दाम बढ़ा दिए तो अमेरिका भी दिक्कत में जा सकता है, क्योंकि भारत ही है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन सप्लायर है। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ हथियार नहीं, नीति, व्यापार और ये सबसे बड़े हथियार के रूप में काम करते हैं। अमेरिका ने भले ही टैक्स का हमला किया हो, लेकिन भारत ने जवाब चुपचाप और स्मार्ट तरीके से देना शुरू किया है। अब इस ट्रेड वार में एनालिसिस करके फायदा किसका ज्यादा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को अपना टैक्सेस और भी ज्यादा इंक्रीज कर देना चाहिए अमेरिका पर? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। वहीं जाते जाते हम बात करेंगे बांग्लादेश के PM यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी मीटिंग हाल ही में थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की एक मुलाकात होती है। यूनुस को आप जानते ही होंगे, ये वही शख्स जो हिंदू विरोधी बयानों और भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर गलत बयानबाजी के लिए फेमस है। यूनुस मोदी जी के लिए एक गिफ्ट लाते हैं, एक फोटो फ्रेम जिसमें 2015 की एक तस्वीर है जहां PM मोदी खुद यूनुस को मेडल दे रहे। अब सोचिए, सालों पुरानी ये फोटो आज क्यों दी जा रही है? क्या ये मोहम्मद यूनुस का इमोशनल गेम था या कोई माइंड गेम? इस मीटिंग के बाद एक फर्जी AI जनरेटेड फोटो वायरल होती है जिसमें मोदी जी यूनुस को चाय पिला रहे हैं। ये फोटो बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो, भारत का प्रधानमंत्री हमारे ताकतवर शख्सियत के सामने झुक गया। सोचिए, ये तब तक हो रहा था जब यूनुस ने चीन में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला और भारत ने अब तक न बांग्लादेश से कोई सवाल पूछा, न ही कोई सख्त जवाब दिया है। ऊपर से भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा कि ऐसी कोई मीटिंग तय नहीं है, लेकिन बाद में वो मीटिंग होती है और बांग्लादेश कहता है कि हम तो पहले से ही जानते थे। सोचिए, और इतना ही नहीं, PM मोदी ने यूनुस को चिट्ठी भेजकर ईद की बधाई भी दी थी। तो इसके बदले में हमें क्या मिलता है? फोटो फ्रेम, फर्जी तस्वीर और एक इंटरनेशनल मजाक। अब बांग्लादेश में यूनुस की जीत की बधाई दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना का भारत में अब कोई भविष्य नहीं बचा है इस मीटिंग के बाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मोहम्मद यूनुस से मिलना चाहिए, जबकि हमारे बांग्लादेश से लगातार टेंशन बढ़ते जा रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे पूरा देश आक्रोशित है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।